Hello everyone, my name is Mayan and I am again coming online with my online tutorials which involves class 12 chapter 5 ठीक है ना। तो उसके अंदर जहाँ तक हमने काम करना था हम डिफरेंशिएशन पूरा कर चुके हैं। आई होप आपसे सारी एक्सरसाइज हो गई थी। कॉन्टिन्यूटी मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। अब दो मेजर टॉपिक बचे हुए हैं इसके अंदर। एक तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए सारे, लेकिन अभी हमने उसके कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया। जो 5.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन उसके अंदर बचे हुए हैं, आई गेस 9th और 10th 8th 9th क्वेश्चन हो गए। और उसके अलावा जो 5.8 एक्सरसाइज है वहाँ पर जो थ्योरम दी हुई है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी अभी डिस्कस नहीं हुई आप लोगों के साथ। तो उसमें से आज मैं आपके साथ रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा। फिर एक कहीं छोटी सी वीडियो लाके मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट था जो 11th क्लास में था आपने वहाँ सीखा हुआ, उसको फिर से एक बार आपको रिकैप करा दूँगा। उसको मैंने पहले डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो आपने वहाँ सीखी हुई है। अब जो रोल्स थ्योरम है उसको समझ लो। ये दो टॉपिक हैं, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। सिमिलर से लगते हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर, और बहुत आसान क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। देखने में बहुत मुश्किल सा लगता है कि पता नहीं क्या दिया हो, लेकिन आप समझोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कंसेप्ट को समझो कि थ्योरम क्या कहती है। रोल्स थ्योरम कहती है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a to b टू r, मतलब उसकी रेंज कितनी है, कैपिटल R यानी कि रियल नंबर्स। ये रियल नंबर का सिंबल था और वो किससे डिफाइन हुआ है, क्लोज इंटरवल a to b से, मतलब उसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्लोज इंटरवल है, एंड पर इन्वॉल्व करता है। इज अ फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ आपको सच दैट, अब वो फंक्शन तीन कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। रोल्स थ्योरम तब अप्लाई होगी जब ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई हो रही होंगी। तो इसके अंदर पहली कंडीशन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b। कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन आपने क्योंकि अब कर लिया मेरे साथ, कॉन्टिन्यूटी आप समझ गए थे कॉन्टिन्यूटी कैसे जस्टिफाई की जा सकती है। f is continuous on closed interval a b, f is differentiable on open interval a b। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूटी तो क्लोज इंटरवल पर चलेगी और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पर चलने वाली है। ठीक है, तो इसको लिखते हुए ध्यान देना है आपको, कॉन्टिन्यूटी हम क्लोज इंटरवल पर लिखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी आप ओपन इंटरवल पर लिखोगे। फिर क्या किसी चीज है एंड पॉइंट, जैसे जिस इंटरवल के लिए वो डिफाइन था, ये a से भी डिफाइन है, तो एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर ये तीन कंडीशन जस्टिफाई होती हैं, अगर ये तीन कंडीशन जस्टिफाई होती हैं, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो भी ओरिजिनल फंक्शन दे रखा था वो रोल्स थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी, अगर ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो जाती हैं। और अगर रोल्स थ्योरम उस पर अप्लाई हो रही है तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ सी। इसका मतलब इस इंटरवल से, कहां से, ए बी, ओपन इंटरवल ए बी से कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा होगा। कोई भी पॉइंट हो सकता है वो इन बिटवीन का, जहां पर क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होना है, जीरो के इक्वल होना है। इस चीज को आप रिपीट कर रहे हैं ना, आपको मैंने सारे डिटेल में बता दिया। तीन पोस्टुलेट हैं इसके रोल्स थ्योरम के। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या करेगा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है, और उस केस में आपको गारंटेड ऐसा सी जरूर मिलेगा। कहां से, इस ओपन इंटरवल से, a to b ओपन इंटरवल में, जिस पर डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होगा, जीरो होगा। इसको विद एग्जांपल और विद ग्राफ समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे सपोज करो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक ग्राफ बना लिया इस तरीके का। ठीक है, अब ये ग्राफ है किसी फंक्शन का f(x) का। अब सपोज करो ये वाला पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला a मान लिया और ये वाला पॉइंट मैंने b मान लिया। अब हम ये मत सोचना कि सर b को यहीं क्यों मानते हैं, क्योंकि वो पर्पसफुली मैंने एग्जांपल ही ऐसा लेना है। उसका पर्पस ये है कि ये जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ये जो लेंथ है वो इस लेंथ की इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। मतलब a पर वैल्यू कितनी आ रही है, f ऑफ a, इसको a, f लिखोगे आप इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को b, f b ऐसे लिखेंगे ना। फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो देखो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ यहाँ पर है, तो ये दोनों इक्वल आ रही है एंड पॉइंट पे वैल्यू। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ आप स्मूथली बना पाओ, मतलब फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन को उठाए बना पाओ। तो जब आपने मेरे को ग्राफ बनाना सीखा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और बिना पेन उठाए मैंने इस पूरे ग्राफ को बना दिया। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। दूसरी चीज, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब कोई शार्प एज नहीं बननी चाहिए, मतलब दो पॉइंट, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं बनेगी, जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट था। आप अभी के लिए समझो कि आपको इनमें से कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं करनी। क्वेश्चन जब आएगा आपको बस लिखना है, कैसे मैं समझा दूंगा। आपने देखा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि आपने बिना पेन को उठाए ग्राफ बना लिया। डिफरेंशिएबल है, कोई शार्प एज नहीं बन रही, ये डिफरेंशिएबल हो गया। और एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब
इस ए बी के बीच में, यहाँ से यहाँ ए बी के बीच में आपको कोई ना कोई सी जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अच्छा, डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब स्लोप कितना हो जाएगा 0, जब स्लोप कितना हो जाएगा टेंजेंट का 0, और 0 स्लोप किसका होता है, एक्स एक्सिस का। इसका मतलब जो टेंजेंट बनेगी उस पॉइंट पर वो किसके पैरेलल बन जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो यहाँ ये मैं देख रहा हूँ कि ये वाली टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, ये जो सी मिलेगा आपको ये यहाँ मिलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा c, fc। ठीक है, तो इस पॉइंट की गारंटी करता है रोल्स थ्योरम, क्या कहता है कि वो आपसे कहता है कहीं ना कहीं आपको इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां पर टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0, जिसको उसने कहा है f c = 0। अब पेपर में देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें अब क्या पूछा जाएगा, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, बोला जाएगा वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। अब आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो आपको ये चीज समझनी है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका मतलब गारंटेड उसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही होगी। 4 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, अब आप उसमें क्वांटिटी जस्टिफाई करने लगे तो वो तो एक अपने आप में 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ना तो ये जस्टिफाई करना, डिफरेंशिएबिलिटी को भी जस्टिफाई नहीं करना, आपको करना क्या है, स्टेटमेंट लिखने हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का एक फंक्शन दे रखा होगा जो या तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और आपको चेक ये वाली पार्ट करना है, ये वाला पार्ट आपको चेक करना है। मैं एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, तब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप ये सोच के चलो कि ना तो आपको कॉन्टिन्यूटी को जस्टिफिकेशन देना है यहाँ पर, ना आपको डिफरेंशिएबिलिटी का जस्टिफिकेशन देना है। जब ये 4 मार्क में आ रहा होगा, अगर ये मार्क में आता है 1 में और 2 में, तो इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो या तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये 1 और 2 मार्क्स में आया तो फंक्शन इस तरीके का दे देगा, आपको पूछ जाएगा वेदर द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाइज द रोल्स थ्योरम और नॉट। आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक इस तरीके का फंक्शन आ गया, या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप उसमें ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि ये फंक्शन क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं है या क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां तो जस्टिफिकेशन देना है अगर 1 2 मार्क में आएगा, क्योंकि वहां वो डिस्प्रूव करना है आपको। यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा रहा होगा जहां पे कंटीन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल हो, इसमें आपको कोई प्रूफ नहीं देना इसमें, क्योंकि हमें रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके दिखाना है। आपका मेजर पर्पस इसमें क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी को जस्टिफाई करना नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, एग्जांपल में सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जहां मुझे क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कराना है। तो आप इन तीन चीजों को जस्टिफाई करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप, चलिए आपके एक्सरसाइज का 5.8 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। Verify Rolle's theorem for the function f(x) is equals to x square plus 2x minus 8 where x belongs to closed interval -4, 2। देखो सारी चीजें आपको गिवन थी, मैंने कहा था फंक्शन दिया होगा, क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन होगा और उसकी वैल्यू रियल वैल्यू फंक्शन होगा। अब इनमें से कोई भी वैल्यू डालोगे तो अपने आप में आंसर एक क्या आंसर आ रहा होगा, रियल वैल्यू। तो ये रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, अब इस पर क्या अप्लाई करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। रोल्स थ्योरम ये कहती है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब आपको एक सी मिलेगा जो कहां से बिलोंग करेगा, इससे, और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। लिखने का तरीका समझ लो। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब जैसा मैंने कहा है आपसे कि क्वांटिटी को प्रूव करके नहीं दिखाना है, डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करके नहीं दिखाना, आपको जस्ट स्टेटमेंट देने हैं। इस फंक्शन को चेक करो, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और जब क्वांटिटी का कांसेप्ट को डिस्कस किया गया था तो पहले वीडियो के अंदर ही हमने एक एग्जांपल रीड किया था एनसीईआरटी में, जहां क्लियरली मेंशन था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा था, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने वो वीडियो को देखा हुआ तो फिर आपको इसके जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर उसका जस्टिफिकेशन है, तो आप उस स्टेटमेंट को यूज करोगे। क्या लिखेंगे इसका मतलब, एज f(x) which is equals to x squared plus 2x minus 8 is a polynomial function. Polynomial function. Therefore, f is continuous on closed interval -4, ये पहली कंडीशन जस्टिफाई हो गई आपकी। अगेन f is differentiable on open interval -4, 2 being a polynomial function,
पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। आप इसको चेक करके देख सकते हो, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इन जनरल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2x + 2, आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, और अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया इसके ऊपर क्लोज इंटरवल के ऊपर। इसका जस्टिफिकेशन हमने दे दिया, रीजन बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, रीजन बीइंग कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। दो कंडीशन जस्टिफाई हो गई। तीसरी कंडीशन थी एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, f ऑफ a, मतलब f ऑफ, इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट क्या है -4, f ऑफ -4 वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। -4 डालो इसमें, -4 का स्क्वायर प्लस 2 into -4 -8, इसको सिंपलीफाई करो तो 16 -8 -8 0, ठीक है। f ऑफ b अगर निकालना है, b बनेगा f ऑफ 2, ये बना आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 -8 which is 4 + 4 -8 अगेन 0। आपने क्या चेक किया, एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू इक्वल आ गई। as f of -4 is equals to f of 2, all the postulates of Rolle's theorem are verified, therefore there exists a C, इसका मतलब एक C बिलोंग करता होगा कहाँ से, belongs to -4, 2 such that f dash C का मतलब f dash C कैसे निकलेगा, f dash C निकलेगा, आप क्या करिए, such that f dash C is equals to 0। अब f dash C निकालना समझाता हूँ क्या है, पहले f dash x निकालना, पहले क्या निकालो f dash x। अब फंक्शन आपके पास क्या है, x² + 2x - 8, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x + 2, इसका डेरिवेटिव बना 2x + 2, और f dash c क्या बनेगा 2c + 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहता है रोल्स थ्योरम जस्टिफिकेशन देती है इसका कि डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। आपने इसको 0 के इक्वल रख दिया, पुट f dash c = 0, इसका मतलब 2c + 2 = 0, यानी कि c = -1। आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 2 को दूसरी साइड भेजेंगे वो -2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। c कहां से आ गया 1, वेयर c is equals to -1 that belongs to -4, 2। आपको यही बोला था कि c कहां से बिलोंग करेगा, उस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल में। आपने c कैलकुलेट करके देखा कहां से बिलोंग करता है, -4, 2 से। तो जस्टिफिकेशन यही है कि आप c सॉल्व करोगे और c उस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। अगर c उस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब कैलकुलेशन में अगर c बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब आपसे क्लियरली क्या हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। तो मेक श्योर कि आप डिफरेंशिएबिलिटी बाकी सारे क्वेश्चंस को ठीक करके देखो। आपको बस जस्टिफिकेशन के देना है कि जो आप c सॉल्व करोगे इस तरीके से वो उस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। दैट वुड बी द वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। गारंटी देता है रोल्स थ्योरम कि c एग्जिस्ट करेगा, वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि c उसी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर एक्सरसाइज के अंदर आपको पूछा गया रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही नहीं हुई, तो वहां पर एक दो एग्जांपल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कशन किया गया है। अब क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस ही नहीं होता, ये बात आपने एग्जांपल में की होगी जब एक्सरसाइज 5.1 कंटीन्यूटी डिस्कस की गई है। वहां जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता, और अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो रहा तो फिर रोल्स थ्योरम उसको वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि पहली कंडीशन ही ये थी कि कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको ये जस्टिफाई करा देना कि वो कंटीन्यूअस नहीं है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम कांट बी अप्लाइड। लेकिन जब अप्लाई हो रही होगी वहां ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है ना कि इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, तो एनसीईआरटी में इस मेन वैल्यू थ्योरम के बाद एग्जांपल दिए हुए हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का, एक एग्जांपल दिया हुआ है मेन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने का। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया गया क्या ये सॉल्यूशन उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और आपको ये बात समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। अब अगले कंसेप्ट पर मूव करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का है और उसका क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला जो कंसेप्ट है इसी एक्सरसाइज के बाद, मतलब आप रोल्स थ्योरम देखा होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप चेक करोगे तो आगे दिया हुआ मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट में एमवीटी कहते हैं या एलएमवीटी। एमवीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। सारे टर्म एक ही है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट सुन लो इस थ्योरम का क्या है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a to b, मतलब आप क्लोज्ड इंटरवल पर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, टू r बी अ फंक्शन, ठीक है। f आपको फंक्शन दे दिया
सच दैट वो दो कंडीशन को जस्टिफाई करेगा, f इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। देखो मेजर जो गलती होती है बच्चों से, अभी क्योंकि मैंने आपको समझाया तो आपके दिमाग में है कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पर, लेकिन जब आप उसको पेपर में करते हो तो ये यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, इसको लिखने में ही गड़बड़ कर देते हैं। आप पेपर में क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करोगे ना 4 मार्क और आप इतना लिख के आ गए क्वेश्चन में, तो भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा पेपर के अंदर कि ठीक है आपको स्टेटमेंट एटलीस्ट पता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहा तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको जस्टिफाई करनी ही करनी है, कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल पर और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पर, ठीक है। रोल्स थ्योरम में क्या था, एक और कंडीशन थी एक्स्ट्रा कि एंड पॉइंट पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यहाँ वो कंडीशन नहीं है। अगर आपकी ये दो कंडीशन जस्टिफाई हो गई तो फिर ये क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहती है, then there exists a c belongs to open interval a, b। तो अगर दो कंडीशन जस्टिफाई हो गई तो c एग्जिस्ट कर रहा होगा कहां पर, ओपन इंटरवल के अंदर। किस तरीके से, कि डेरिवेटिव f डैश c यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट c किसके इक्वल होगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस, मतलब आप इसको जस्टिफाई करोगे और फिर डेरिवेटिव एट c को किसके इक्वल रख दोगे, इस कैलकुलेशन के इक्वल रख दोगे। ये कैलकुलेशन हम अलग से कर लेंगे और वहां से आपको जो c मिलेगा वो इससे बिलोंग करता हुआ मिलेगा इससे। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि सपोज करो आपके पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस थी और ये कोई कर्व था, ठीक है, ये फंक्शन आपका f, इसकी एंड पॉइंट सपोज करो ये a है और ये पॉइंट b है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इक्वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है, रोल्स थ्योरम तो आपको चाहिए था f of a is equals to f of b, यहाँ मैंने रैंडम ले लिया। अब मुझे इसका कंसेप्ट समझना है कि ये क्या है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस, तो मैंने क्या करा, ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट है a, fa, ये वाला पॉइंट है b, fb, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, fb माइनस fa, ये वाली डिस्टेंस fb माइनस fa तो बनी भाई यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस fb है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस fa है, तो दोनों का डिफरेंस बनेगा क्या बनेगा, fb माइनस fa, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बनेगा b माइनस a, ये डिस्टेंस क्या बनेगा, b माइनस a। क्यों बना भाई, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस x एक्सिस है, ओरिजिन से यहां तक की b डिस्टेंस है और ओरिजिन से यहां तक की a डिस्टेंस, तो दोनों को माइनस करेंगे तो बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये देखो कि एक ट्रायंगल बन गया आपके पास इस तरीके का, ये fb माइनस fa है और ये b माइनस a। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो इस केस में tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा वुड बी परपेंडिकुलर हुआ है बेस, तो परपेंडिकुलर बना fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ठीक है। और उसको उसने क्या करा है, डेरिवेटिव किसके, पॉइंट c पर, यानी कि जो पॉइंट c पर टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप इसके इक्वल होगा, और ये भी तो स्लोप ही दिखा रहा है, स्लोप को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, tan थीटा। तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप बन रहा है वो किसी पॉइंट c पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है, तो वो c कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा, सपोज करो यहां से वो मान लेता हूं, और इसको आप यहां से अगर पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट c पर, ये जो c पॉइंट आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट c पर जो डेरिवेटिव बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके स्लोप के इक्वल, यानी कि इस c पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप इस सेकंड लाइन के स्लोप के इक्वल है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका पेपर में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया तो आपको ये वहां से पढ़ना भी है, आप उसको मार्क करना। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसकी पिक डाल दूंगा, लेकिन आप उसको रीड करोगे पूरे स्टेटमेंट को तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने फिर से समझाया आपको कि ये जो सेकंड लाइन बनी है, ये वाली जो सेकंड लाइन बनी है, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, सी पॉइंट पर जो कर्व आ रहा होगा, सी पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रही है उसके स्लोप के इक्वल होगा, दैट वुड बी इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। अब इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने रोल्स थ्योरम पे किया था कि मीन वैल्यू थ्योरम को किस तरीके से वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। चलिए, तो आपकी एक्सरसाइज का 5.8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को चेक करें। क्वेश्चन है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल के ऊपर 1,3, ठीक है। आपको इस पर मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन बेस्ड ऑन इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल वेयर a is 1 and b is 3, तो वो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ उसने दिया हुआ है आल्सो फाइंड द पॉइंट्स, आल्सो फाइंड ऑल द c बिलोंग्स टू दैट इंटरवल ओपन इंटरवल 1,3 such that f dash c is equals to 0। तो मीन वैल्यू थ्योरम पहले जस्टिफाई करते हैं, फिर वो दूसरा वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि आपको दो चीजें जस्टिफाई करनी है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर हम उस रिजल्ट के इक्वल रख देंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा,
ठीक है, तो इसको लिखने में ही आपका मेन काम है कि आपको लिखना है, जस्टिफाई नहीं करना। तो सॉल्यूशन देखो, as f(x) is a polynomial function, therefore f is continuous on closed interval 1, 3। मैंने उसको क्लोज इंटरवल पर क्या लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। दिस वुड बी योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अगेन being a polynomial function, it is differentiable on ओपन इंटरवल 1, 3। ठीक है, ये ओपन इंटरवल पर क्या हो रहा होगा, डिफरेंशिएबल भी हो रहा होगा। तो आपने चेक किया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, देयरफॉर ऑल द पोस्टुलेट्स of mean value theorem are verified, therefore there exists a C belongs to कहाँ से 1, 3 such that f dash C is equals to, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, fb minus fa upon b minus a, fb minus fa upon b minus a। आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे fb minus fa बन क्या रहा है, fb का मतलब f3, क्योंकि b यहाँ पर कितना है 3, फंक्शन में 3 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 into 3 का स्क्वायर माइनस 3 into 3। ये बनने वाला है, भाई 3 डालना है आपको, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना बना, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 का 45 माइनस 3 3 9। इसको सिंपलीफाई करके देख लो, 45 माइनस 9 करेंगे तो 54 27, ये 27 आ रहा होगा माइनस। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा f a निकाल लेते हैं, f a क्या बनने वाला है, आपको 1 रखना है यहाँ पर, तो ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 5 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1। ये आपका बना 1 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 माइनस 8, ये आपका जाएगा माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो गया और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है तो ये आपका माइनस 7 आ गया। अब f dash डाल लेते हैं, f dash क्या बनेगा, f dash आपका बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5 10x माइनस 3। चेक करो क्या बनेगा, भाई यहाँ पावर 2 लगेगा तो 3x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पावर आगे मल्टीप्लाई होगी तो 2 into 5 10x माइनस 3। ये बात समझ आ गई। f dash c क्या बनेगा, f dash c बना आपका 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, मैंने पर्टिकुलरली इसलिए लिया है, आसान क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का आया होगा आपके रिव्यू में, लेकिन जहां थोड़ा सा मुश्किल देना क्वेश्चन को उसने क्यूबिक का क्वेश्चन दे दिया, तो अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो क्या करना था, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, f dash c इज इक्वल टू दिस, तो मैं सब कुछ डाल देता हूं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, ये 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू f(b) मतलब माइनस 27 माइनस f(a) मतलब माइनस 7 डिवाइडेड बाय b माइनस a, b कितना था 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ये बना 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 27 प्लस 7 माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल आ गया माइनस 10 के, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। इसको धर लो, 3c स्क्वायर माइनस 10c, इसको धर लेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस का 7 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ तक, और आगे सिंपलीफाई करो तो 3 कॉमन ले लो, 3c यहाँ से बचेगा c माइनस 1 और यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप अगर कैलकुलेट करोगे इसको, मैं ऊपर लिखा हूँ
ये यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ये आपका बन गया c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा या फिर c इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा c कौन सा वाला इस फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। देखो एक बार तो जो वैल्यू आ रही है वो रफली अगर मैं चेक करूं तो यहाँ जो वैल्यू बन रही है वो 2.3 बन रही है। 3 2 6 1 बचेगा और उस पे अगर कैरी लगाओ तो 2.3 बार बन रही है। तो ये जो 7/3 है ये तो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल को, और ये जो 1 है वो नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ओपन इंटरवल दिया जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पर जो आपका पोस्टुलेट कहता है वो कहता है कि C बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल को, तो C 1 नहीं लेना आपको क्योंकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो C कहां कौन सा लेना है आपको 7/3, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 2 पॉइंट मिलते हैं लेकिन हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या मिला, एक ही पॉइंट मिल रहा है। एज C is equals to 7/3 belongs to 1,3। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे here C is equals to 7/3 belongs to 1/3। तो this is the proper solution of that particular question। आपको बात समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया आपको। और जो क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी का एग्जांपल पहले सोल्व करने हैं और इस पूरे कांसेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो रोज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम मैंने आपको समझा दिया। अब क्या करना है, अब जो मेजर पार्ट है हम उसको आगे देखेंगे। अब हमें कौन सा चैप्टर आगे डिस्कस करना है। मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें कवर कर लो और जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर वो सारे आप मुझे लिख के बताओ, तो मैं आपके उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा। अभी क्योंकि डाउट नहीं आए तो मैंने फिर उसको इन्वॉल्व नहीं किया है। मेक श्योर कि आप मुझे डाउट बताओ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।